चलिए, तो हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड फर्टिलाइजेशन इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। उसमें हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, है कि नहीं? तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे जा रहे हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग। ठीक है, तो अब हम लोग एग की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो in this process, sperms released in the vagina activate themselves. तो how they are activated? The sperms actually क्यों एक्टिवेट करने का जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि इनको डीकैपेसिटेशन फैक्टर जो है, एपिडिडाइमिस जो है, वो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए उसको एक्टिवेट कौन करा रहा है? उसको एक्टिवेट करा रहे हैं आपके जो, it will initiate in the semen and it will be finalized in the क्या? Initiated in the male, finalized in the female. So this activation of sperms in the semen is referred to as capacitation, and it is initiated within the male body and aggravated due to the acidity of the female gland. तो इसलिए एसिडिटी से इसका एक्टिवेशन होता है। Now, activated sperms switch on their powerhouses and start moving their tails. ठीक है, तो उसका पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसको एक्टिवेट करेगा एंड टेल मूवमेंट को स्टार्ट करेगा। तो अब उसके लिए एनर्जी सोर्स क्या है? फ्रुक्टोज। तो एनर्जी इज मेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द स्पर्म यूजिंग फ्रुक्टोज एज सोर्स फॉर देयर एनर्जी। ठीक है, कोई शक? चलिए, अब 2B स्टेप है। तो देखो, हमारा जो स्पर्म है वो वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा है, एंड जो हमारा ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब से वेजाइना की तरफ आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ द एग। सो ऑन द अदर हैंड, द फिब्रेटेड एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब sucks in the ovum from the pelvic cavity via an opening in the fallopian tube known as ostium. So ovum, being immotile, has to be moved towards the sperms by the ciliated epithelium of fallopian tube. ठीक है, इसीलिए आपको उसे मूव कराना पड़ेगा, वो अपने आप से मूव नहीं होगा। अंडरस्टैंड? चलिए, Yes. Yes. नाउ थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया? अब आपका स्पर्म्स जो है उनका सबसे बड़ा बाधा क्या है? सर्विक्स। तो एज द स्पर्म ascends, the toughest job is to pass through the highly gelatinous viscous cervix. ठीक है, तो इन द cervix the speed of movement is very less. ओके, तो ये very less है, and only those sperms can pass through which are tough. Fine. तो pH of the cervix varies from 5.5 to 8.5, है कि नहीं? तो ये आपका pH of cervix है। फाइन, समझ में आया? Yes, sir. चलिए, Yes, तो ये आपका pH of cervix है। तो हम लोग एक्चुअली कहाँ हैं? पीडी में ऐसे वो उन लोग का खुला हुआ था। तो चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ हैं, कहाँ गया? ये रहा। सो ओके, सो इधर हम लोग लिखेंगे दैट pH ऑफ सर्विक्स, ओके सॉरी, इधर ओके, वेरीज फ्रॉम 5.5 टू 8.5। तो 8.5 कब होता है? बोलिए, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। एंड 5.5 क्या होता है? जनरली। इसीलिए जनरली इट इज डेंजरस टू स्पर्म, बट ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग ये अराउंड 8.5 होता है, जो स्पर्म्स को मदद करेगा। अंडरस्टैंड? On the ovulatory days, the viscosity of the cervix is the minimum. Okay, and क्या? pH is the
मैक्सिमम, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे 8.5, ठीक है। सो naturally promoting fertilization, okay, naturally promoting क्या smooth and easy passage, okay, of sperms and hence fertilization। तो इसलिए वो आराम से स्पर्म्स को जाने देगा ताकि वो फर्टिलाइजेशन करे। नोट, most of the sperms are destroyed in this ascent due to severeness and acidity and phagocytosis of sperms, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो स्पर्म है वो सर्विक्स एंड यूट्रस को भेदने में ही मारे जाते हैं। एनीथिंग टू आस्क? ये चला जाए, चलिए। सो अब चला जाए कि नहीं तो बोल दो, सो जाते हो क्यों पकड़ा खा के? यस यस चलिए, Yes, तो sir. अब स्टेप 4, द लोकेशन ऑफ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ओवम। भाई देखो प्रॉब्लम क्या है, ओवम तो आइदर लेफ्ट या राइट साइड में होगा, तो इसीलिए नाउ हाउ विल द स्पर्म रीच इट? तो जैसे ही यूट्रस में आएगा स्पर्म्स, तो उनका जो कमांडर इन चीफ क्या बोलेगा, सुब्रत तुम आधे स्पर्म लेके उस तरफ चले जाओ, मैं आधे स्पर्म्स को लेके इस तरफ चले जाता हूँ। तो अब सुब्रत इज गोइंग टुवर्ड्स द रॉन्ग साइड एंड सपोज जो शिवानी इज गोइंग टुवर्ड्स द करेक्ट साइड। तो इसीलिए मिलन किसका होगा? बोलो। किसी का नहीं होगा, समझ रहे हो? फाइन। एक्चुअली क्यों नहीं होगा किसी का? देखो, एक्चुअली यू नो दैट nearly 1,000 sperms out of 400 million okay, तो out of 400 million sperm 1000 reach ovum। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका 3 जीरो काट देते हैं, तो इसका 3 जीरो काट देते हैं, तो ये है, तो ये आपका 1 स्पर्म आउट ऑफ 4 लाख इज रीचिंग। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे, तो इसका मतलब और 2 जीरो काट दो। सो इसलिए व्हाट इज द चांसेस ऑफ रीचिंग द ओवम? बताइए। 1/4000। समझ रहे हो? परसेंट। तो 1/4000% चांस है कि स्पर्म ओवम पहुंच जाएगा। तो इज इट ग्रेटर देन 50 या लेस देन 50? ना वेरी 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 लेस देन 50, वेरी वेरी लेस देन। तो इसीलिए जो सुब्रत एंड पार्टी दूसरे दिशा में गए हैं, तो क्या ये गारंटी देता है कि शिबानी पहुंच जाएगा अंडे के पास या सारे मारे जाएंगे? बताइए सर। हाँ सर बोलो। हो सकता है का इधर बात नहीं हो रहा है, क्या होगा बताओ। सर सारे मारे जाएंगे, सिर्फ एक बस। ही। तो इस जन्म में क्या, लाखों जन्म में भी बाप नहीं बनोगे। अंडरस्टैंड? इसलिए मिसगाइड करना बंद करो, समझ रहे हो? तो इसीलिए व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो समझ रहे हो, यू कैन नॉट गो द रॉन्ग साइड, इसी क्योंकि उधर भैया मार चल रहा है एंड तुम आधे सैनिक को गलत दिशा में भेज के रखे हो, तो लाइक दैट। तो ऑन द ओव्यूलेटरी डेज तो हमने डिस्कस कर लिया। सो डिफरेंस बिटवीन अल्कलिनिटी ऑफ सीमेन एंड एसिडिटी ऑफ फीमेल ट्रैक्ट डिसाइड्स फर्टिलिटी। अगर आपका अल्कलिनिटी इज नॉट सपोर्टिंग the acidity of your wife's female tract, then you will also never have babies of your own। तो वो इनफर्टाइल कपल होगा, आपको सरोगेसी के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, so the location of the exact position of the ovum
is disclosed by the sperms by prostaglandin. क्योंकि ना तो एग के पास कोई आंखें हैं और ना ही स्पर्म के पास कोई आंखें हैं, तो हाउ विल दे लोकेट ईच अदर? समझ रहे हो? इसलिए मदद करना पड़ेगा। आप सोच लीजिए ये अंधे अंधी का शादी है, तो इसलिए स्पर्म अंधा है एंड ओवम अंधी है, इसलिए कोई ना कोई अच्छा बच्चा प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा काम करना चाहिए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड इन द सीमेन। ठीक है, तो इसीलिए वो जैसे ही आएगा, सो लोकेशन ऑफ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ओवम is disclosed to the sperms by prostaglandins secreted in the semen. ठीक है, तो secreted in the semen. ओके, ये कहाँ से आ गया? इधर गया हमारा, इधर। ओके, secreted in the semen. अंडरस्टूड? तो इसलिए जो सीमेन है आपका, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स आता है। वो क्या करते हैं? दे स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस इन सच अ मैनर दैट दे डायरेक्ट द स्पर्म टू द साइड ऑफ द एग। तो मतलब जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस में गिरेगा, यूट्रस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि आपके स्पर्म्स उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। एंड ये कौन सा डायरेक्शन है? द एग। ओके, सो लाइक दैट। इसका मतलब है जैसे आप छुपन छुपाई खेल रहे हो एंड सम ऑफ यू इज हेल्पिंग, तो यू आर इजीली एबल टू कैच द थिफ, है कि नहीं? चलिए, उसके बाद आ जाइए स्टेप 5, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो अब स्पर्म्स निकल चुके हैं, ओवम आ रहा है। ठीक है, so now we have to go for fertilization. So the site of fertilization actually the ampulla of the fallopian tube, as it is the widest area. At this point sperm meets the egg. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोक्सीमेशन या लोकेटिंग द एग। अब प्रॉब्लम क्या है? एग अंधा को स्पर्म अंधी, तो हाउ डू दे आइडेंटिफाई ईच अदर? तो इसीलिए नेचर ने उन्हें एक वरदान दिया है, समझ रहे हो? सो द स्पर्म्स हैव ए ग्लाइकोप्रोटीन नोन एज एंटी फर्टिलाइजिन। इसको ह्यूमंस में बाइंडिन प्रोटीन बोलते हैं। ओके, एंड उसी तरह जो एग है उसमें फर्टिलाइजिन प्रोटीन होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ZP3 या ZP2 in humans. So what is ZP stand for? Zona pellucida. Zona pellucida. समझ में आया? तो अब ये दोनों लॉक एंड की जैसे होते हैं। ओके, तो दिस पेयरिंग इज लाइक लॉक एंड की एंड ऑल्सो स्पीशीज स्पेसिफिक। मतलब अब सुब्रत को जितनी मर्जी बंदरिया पसंद आए, अगर वो मेट करता है तो उसके बच्चे होंगे ना नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि वो है ह्यूमन, बंदरिया है मंकी, सो मैं उनका गैमीट में कभी अप्रोक्सीमेशन होगा ही नहीं। तो जो स्पर्म है आपके अंडे को ढूंढते रहेंगे। कौन सा गाना गाएंगे बताओ स्पाइलिया? जान जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन इस जगह। क्या लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब एंड राइट फैलोपियन ट्यूब, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए वो ढूंढता ही रह जाएगा। तो उसी तरह से फीमेल भी जो है अंडा वो ढूंढते रहेगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही अंधे हैं, तो उनमें कोई अप्रोक्सीमेशन हो ही नहीं रहा। तो इसमें एक चुंबकीय अट्रैक्शन होना चाहिए। सो इफ देयर इज अ लॉक एंड की कंसेप्ट, तो दे विल बी अट्रैक्टेड एज इफ इट इज ए मैग्नेट। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग थोड़ा बड़ा करें इस चीज को देखने के लिए, तो ये आप देख रहे हो, तो ये जो
white boxes हैं, they are the fertilizing found on the egg and these are the sperms. तो उसमें एंटी फर्टिलाइजिन होता है, तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन एक लॉक एंड की एसोसिएशन होता है, फिर आपका स्पर्म उधर रहेगा। नाउ एक छोटा बच्चा, कैन ही लोकेट हिज मदर, द न्यू बॉर्न बेबी? नो, बिकॉज उसकी जो आंखें हैं विजिबिलिटी वो पुअर है, सो विजिबिलिटी इज पुअर एंड इसीलिए उसको भगवान ने क्या सिखाया कि जो मिले बस सकल करो, तब आपको दूध मिलेगा और आप बचोगे। तो इसलिए अगर एक बच्चा सकलिंग नहीं सीखा तो वो मर जाता है, समझ रहे हो? इफ ए चाइल्ड इज अनेबल टू सकल, उसे जिंदा रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब हम हमारे पेट्स भी होते हैं, एक दो पपीज जो है वो सकलिंग नहीं सीख पाते, तो उसको जितना भी आप फीड करो वो नहीं बचेगी, क्योंकि ना वो खुद से सकल करना सीखे ही नहीं। सो दैट इज द केस, समझ में आया? उसी तरह स्पर्म क्या सीख कर आया, बोलो? जो मिले अंदर घुस जाओ। ओके, तो स्पर्म्स क्या सीखा है? जो भी मिले अंदर घुस जाओ। तो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन से कौन मिल गई? ओवम। एंड अब क्या करेगा स्पर्म? घुस जाएगा। सो दैट इज द कंसेप्ट, बिकॉज उसको और कोई विद्या नहीं आता है, ना उसको सीखने की जरूरत है, उसे थोड़ी नीड चाहिए। ना ये लिखिए, सो if both gametes belong to same species, fertilizer anti-fertilizer pair करेगा, hence bringing the sperms close to the ovum. Okay, this chemical attraction is called approximation. समझ में आया? It is the first and foremost requirement of fertilization. क्यों? इसके बगैर आपका वो कभी पास आएंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कभी होगा ही नहीं। चलिए, सो नाउ आप स्पर्म आ गया किधर? क्लोज टू द एग। तो नाउ स्पर्म इज लाइंग क्लोज टू द एग। अब अगला दर्शन क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। तो इसीलिए अब स्पर्म के रास्ते कौन कौन आएगा? सबसे बाहर कौन है ओवम का? बोले? कोरोना रेडी। सेल्यूलर कोरोना रेडियाटा, इस तरह से बोलेंगे, वो सेल्यूलर लेयर है। समझ में आया? उसके बाद कौन आएगा बताओ? जोना पेलुसिडा। क्या बताइए, बोलो? आप लोग ये बकवास सब कहां से सीख लिए पता नहीं। ए सेल्यूलर क्या टर्म है, आप मुझे तो समझ में नहीं आता। ए सेल्यूलर टर्म हम कब यूज करते? Please remember, you know, when a wrong teacher teaches, yeah, writes, he may write anything. So please understand what is the difference between acellular and non-cellular. समझ रहे हो? तो acellular ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होता है? एक सेल के अंदर होता है, तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? तो इसलिए acellular term is inside the egg, not outside the egg. समझ रहे हो? तो प्लीज डोंट, मैं बार बार सुन रहा हूँ आप लोग ये ए सेल्यूलर बोले जा रहे हो। एक्चुअली ए सेल्यूलर इज नॉट द करेक्ट टर्म, उसको आपको नॉन सेल्यूलर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ए सेल्यूलर का मतलब क्या है मालूम है? एक सेल है एंड उसके अंदर का हाल है ए सेल्यूलर। जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, तो मोनेरा में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है? ए सेल्यूलर।
नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ये प्रोटिस्टा में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? ए सेल्यूलर। बट यू कैनॉट यूज दैट टर्म हियर। आई डोंट नो, पीपल थिंक ए नो इज सेम, बट जनरली ए सेल्यूलर टर्म को आप सेल के अंदर यूज करना ही बेटर रहता है, जबकि ये सेल के बाहर का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको आपको नॉन सेल्यूलर बोलना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सेल्यूलर कोरोना रेडिएटा एंड नॉन सेल्यूलर जोना पेलुसिडा। समझ में आया? ये क्लैरिटी होता है, क्योंकि कभी कभी आप ए सेल्यूलर में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए प्लीज यूज द टर्म्स विथ कॉशन, क्योंकि बायोलॉजी बहुत एम्बिगुअस सब्जेक्ट है, एक ही वर्ड का दो अलग अलग मीनिंग हो सकता है। समझ में आया? तो इसलिए जब भी आप कोई चीज यूज करें तो उसका करेक्ट मीनिंग समझ के यूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अब सुब्रत और उसका भाई दोनों एक ही घर के दो बेटियों के साथ शादी की, समझ रहे हो? तो उसके घर में उसके भाई के साथ क्या रिश्ता है? अपने घर में बोलो। भाई है, बट ससुराल में उसका क्या रिश्ता है? बोलो। वो दोनों सौड़ू हैं, सौड़ू। सर बड़ा सड़ू। यस, बड़ा सौड़ू सामना सौड़ू जो भी हो, वो सौड़ू है, तो वो सेम चीज नहीं है। अंडरस्टैंड? आप बोलोगे सर दोनों तो सेम भाई हैं, तो भाई होने से क्या हो गया? अब घर में वो एक दूसरे को झापड़ वापड़ भी मार दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ससुराल में मार दोगे ना तो कानाफूसी शुरू हो जाएगा। समझ में आया? कोई शक? सो इसीलिए समटाइम्स द सेम थिंग हैज टू डिफरेंट अपीयरेंस। ओके, तो इसलिए प्लीज बी वेरी कॉशियस इन यूजिंग द टर्म्स। So we will say cellular corona radiata and non-cellular zona pellucida। तो इसीलिए अब सबसे पहले कोरोना रेडिएटा हमारे रास्ते का बाधा है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो कोरोना रेडिएटा, दे आर मेड अप ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, एंड उसको जोड़ने के लिए दे आर यूजिंग टिश्यू ग्लू, हमारे बॉडी का फेविकॉल। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? So that is called your hyaluronic acid। तो इसलिए अब उसको तोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए पहला एक्टिविटी क्या होता है? That is called hyaluronidase enzyme। So it will digest the hyaluronic acid and make the granulosa cells free। अब उनको आप हिला डुला सकते हो, तो अब उनको हिला डुलेगा कौन? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब वो पंक्चर करके कोरोना को अंदर घुस जाएगा। ठीक है? तो इट हेल्प्स टू पेनिट्रेट द कोरोना एंड स्पर्म हेड रीचेस क्लोज टू द जोना पेलुसिडा। तो अब जोना पेलुसिडा जो है वो एक बहुत हार्ड, रिजिड, स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, इतने आसानी से टूटेगा नहीं। प्लस प्रॉब्लम क्या है? अगर चार लड़के एक ही लड़की के पीछे पड़े हैं तो विल यू टेल वेयर द गर्ल एड्रेस इज? सुब्रत, सपोज आपको उस लड़की का एड्रेस पता चल गया, तो क्या ये आप बाकी तीनों के साथ शेयर करेंगे? नो सर। क्योंकि उनमें से एक ये मोहित रथा है, पाठ साठ पढ़ता नहीं है बट सुंदर लड़का है, वो लड़की पटा लेगा। तो इसलिए तू उतना सुंदर है नहीं, तो इसलिए तू सेकंड या थर्ड चांस है। तो फर्स्ट ऑप्शन सपोज मोहित है क्योंकि वो सुंदर है, सेकंड ऑप्शन सपोज सत्य सार्थक है क्योंकि वो गाना गाता है, अच्छा, थर्ड ऑप्शन सपोज आत्मन स्वाई है क्योंकि उसे केवी पे मिल गया तो नौकरी भी मिल जाएगा और सैलरी भी अच्छा मिलेगा, एंड फोर्थ ऑप्शन तुम है। तो इसीलिए क्योंकि तुम कंफ्यूज्ड है, तो इसलिए आप अगर तुम्हें लड़की का एड्रेस पहले मिला तो क्या आप बाकियों के साथ शेयर करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे, इसलिए चुपचाप वहां छेद करके अंदर घुस जाओ। तो इसलिए व्हाट द स्पर्म डज, इट क्रिएट्स ए होल लोकली एंड एंटर्स इनटू द उलेमा। अब वो उलेमा को अप्रोच करता है, तो आप जानते हो इधर एक फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा। ओके, जैसे स्पर्म आ रहा है
तो एक फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा उलेमा में। तो जैसे ही स्पर्म उस फर्टिलाइजेशन कोन में घुसेगा तो आपका इमीडिएटली क्या होगा, ओके, आपका नेक्स्ट एंजाइम, ये क्या नहीं है क्या स्टेप, चलिए, तो इसीलिए आपका न्यूरामिनिडेज स्टेप नहीं लिखा गया है इधर, ठीक है जी। सो इसीलिए जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या है, सो वी हैव टू ब्रिंग द न्यूरामिनिडेज इनटू एक्शन, क्योंकि ये वाला आपका लाइन काट दिया है। फाइन, सो इसीलिए ये आपका आ गया। इसलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो एड्रेस तुम्हें मिला है उसे किसी को नहीं बताना। तो अब व्हाट हैपेंस, तो आप उसका जो क्वार्टर नंबर है, सपोज तू जो सोर्स तू जानी लू, बाकी भी तो जानी पारी भाई, यस सर। तो वो बाद में आ जाएंगे। तो इसीलिए ना रहेगा एड्रेस, ना होगा उसका पहचान, तो इसलिए उसका घर का नंबर प्लेट ही तोड़ दो। समझ में आया कि नहीं? तो आप ढूंढते रह जाएंगे, कुछ तो असुविधा होगा ना Yes, ऑब्वियसली। तो इसलिए न्यूरामिनिडेज क्या करेगा, ये जो फर्टिलाइजिन है उसमें आपके सियलिक एसिड होता है। सियलिक एसिड क्या है, ओके, दे आर आपका नेगेटिव कंपाउंड्स। तो उसमें जो नैम रेसिड्यू होता है उसको रिमूव कर देगा। तो न्यूरामिनिडेज विल रिमूव द एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड रेसिड्यू, जिसको सियलिक एसिड बोलते हैं, फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, तो इससे क्या होगा, तो इससे आपका जो है पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन का ये पहला स्टेप है। व्हाई, बिकॉज अब आपका जोना पेलुसिडा जो है उसमें फर्टिलाइजिन गड़बड़ हो गया। तो जब फर्टिलाइजिन का कुछ ना कुछ हमने चेंज कर दिया, विल इट फिट विथ योर की, बोलो, तो क्या आपका की अब काम करेगा, नहीं करेगा। इसलिए अगला जो स्पर्म्स आएंगे उसका एंटी फर्टिलाइजिन एंड ये मॉडर्न फर्टिलाइजिन या जो न्यू फर्टिलाइजिन बन गया म्यूटेटेड, ये मैच नहीं करेगा। तो इससे आपका स्पर्म में अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2,